समझ में? तो ये सभी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप समझ गए, इसका एडवांटेज भी आप समझ गए, डिसएडवांटेज भी। और आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बता रहे थे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हर डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं वो प्रोडक्शन में डालते हैं, सेल्स से रिलेटेड जितने हैं उसको सेल्स में डालते हैं। और फिर क्या होता है कि आपको मार्केटिंग है तो मार्केटिंग से जितने भी वर्क में मार्केटिंग फाइनेंस मतलब हर एक डिपार्टमेंट होता है। अब लोग हम पहले एग्जांपल दी थी कि जैसे आपके क्लास में क्या होता है कि कॉमर्स ग्रुप अलग होता है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, आर्ट का डिपार्टमेंट अलग होता है, मैथ का डिपार्टमेंट अलग होता है, बायो का डिपार्टमेंट अलग होता है। क्यों अलग बनाया जाता है? इसलिए अलग बनाया जाता है कि हमको हर चीज अरेंज करने में वे पड़े। अब हम सभी को कॉमर्स को, आर्ट्स को और मैथ को एक साथ बैठा दे पढ़ाने के लिए, तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमको किस बच्चे को डायरेक्ट करना है, बच्चों को नहीं समझ में आएगा किस टीचर से हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट बना रहता है। तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत आप कॉमर्स टीचर से बात करेंगे। अगर आपको आर्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही तो आर्ट से रिलेटेड, ये सभी चीजें हम आपके फंक्शनल स्ट्रक्चर में करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज भी आपको बताते हैं, डिसएडवांटेज भी आज आप लोग समझ गए होंगे। अब एक डिविजनल, सेकंड हम बोले थे कि आज आपको हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। डिविजनल दो ही स्ट्रक्चर है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है और एक डिविजनल स्ट्रक्चर है। अब देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर आपका होता है लार्ज जो बिजनेस होते हैं उसके लिए आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर जैसे आपने देखा होगा, आपको बताते हैं जैसे यूनिलीवर, यूनिलीवर आपका कंपनी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट नहीं मल्टी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो जो मल्टी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएगी तो हर एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए सोप बना रही है तो सोप का अलग डिपार्टमेंट रखेगी, हनी बना रही है उसका अलग रखेगी, और मतलब जो भी वो प्रोडक्ट बनाती है फूड से भी रिलेटेड बनाती है तो उसको अलग रखेगी। यूनिलीवर का जितना भी होता है, जैसे रिलायंस आपका, रिलायंस आपका कपड़े का भी करता है, जियो का भी है, स्कूल के स्टोर के चलते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग वो डिवाइड कर देते हैं, उसी को डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लार्ज जो आपके लार्ज बिजनेस होते हैं उनके लिए ये ज्यादा फिट बैठता है। तो आप टाटा भी देखे होंगे, टाटा कंपनी भी सुने होंगे, टाटा का नंबर भी आता है, टाटा मोटर्स आते हैं, टाटा बाइक्स आते हैं, टाटा के फोर व्हीलर आते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। बुक्स में कुछ पॉइंट्स है, बुक से भी हम बता देते हैं आप लोग को। When the organization is a large in a size and producing more than one type of product, one product से more than मोर देन वन प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हीं के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर फिट बैठता है। तो आपका है एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ए ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। हर एक ग्रुप जो होता है उसको वन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे देखिए आपका, हम पहले ही बताया कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, टाटा ही को ले लेते हैं, इसका टाटा का साल्ट आता है, इसका अलग डिपार्टमेंट, बाइक आती है, मोटर्स आती है, बाइक आती है, फिर उसके बाद और कुछ भी होंगे के पार्ट्स बनते हैं। वो सभी चीजें को आप क्या करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में
बांट देते हैं। ये डिपार्टमेंट फर्स्ट हो गया, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लार्ज कंपनी है तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी वो, मतलब कई एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग सॉप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, then all the activities related to medicine will be grouped under the medicine. मेडिसिन से जितने भी रिलेटेड आपके प्रोडक्ट होंगे उसको किसमें हम डालेंगे, मेडिसिन में डालेंगे। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द टेक्सटाइल इन टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल से जो भी रिलेटेड होगा आपका किसमें डालेंगे, टेक्सटाइल में डालेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह हम सभी जो भी डिपार्टमेंट अलग अलग हमारा बन रहा है उस डिपार्टमेंट में हम डिविजनल स्ट्रक्चर कर देंगे। अब इसमें आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसमें भी है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। पहले क्या है, पहले आपको एडवांटेज ही रहेगा। अब इसमें आप लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब आपके जब जितने सारे भी प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग में रहेंगे तो आपका प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन तो वैसे भी होना है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे आपकी नजर रहेगी। आप एक हेड तो रखे रहेंगे तो वो हेड क्या करेगा, आपको उस प्रोडक्ट से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा वो उसको सॉल्व करेगा। अब सारे डिपार्टमेंट की मान लीजिए जो भी सारे मोटर्स है, मतलब जो भी आप अगर वन कंपनी मल्टीनेशनल प्रोडक्ट बना रही है तो वो क्या करेगी, अगर एक हेड रखेगी तो किसी को भी डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही वो डिसीजन दे पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि उसके कई हेड हो सकते हैं, तो वो स्पेशली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे। तो वो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि आप एक चीज को देख रहे हैं। मान लीजिए हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के टीचर हैं, हम आप सभी पे हमेशा ध्यान रखेंगे कौन बच्चा क्लास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी कितनी एबिलिटी है, कौन किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, या कौन इम्प्रूव कर रहा है। तो ये सब चीजें हम देख कर आपको ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे तो आप आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके अंदर क्या हुआ, फिनिशिंग आएगी, आप और अच्छा करेंगे। क्योंकि हम बार बार आपको बोलेंगे देखिए आपको प्रॉब्लम ये हो रही है, या आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको यहाँ नहीं समझ में आता तो बताइए। ये सभी प्रॉब्लम से होते हुए आपके अंदर क्या होगा, इम्प्रूव आएगा। अगर हमको हर डिपार्टमेंट का, कॉमर्स का, मैथ का, आर्ट्स का अगर हमको बना लिया जाता तो हम ना आर्ट्स को देख पाएंगे, ना कॉमर्स को देख पाएंगे, ना मैथ, तो किसी भी ग्रुप को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो वही बात होती है आपके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन में भी। तो उसी तरह आपके जो भी अलग अलग प्रोडक्ट है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जा रहे हैं, तो जिससे आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है। सेकेंड है आपका फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट के हेड होंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट होंगे अलग अलग, तो उनका डिसीजन क्या होगा, लेने में जल्दी रहेंगे, वो जल्दी से डिसीजन ले लेंगे।
जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेंगे, तुरंत डिसीजन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जो होगा आपका जो प्रॉब्लम होगा वो बहुत जल्दी से हेड के पास पहुंचता है, क्योंकि इसमें कोई आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा देना है, आपका मल्टी प्रोडक्ट है, तो आपको प्रॉब्लम जो भी होगा रिलेटेड उसको फास्ट पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से डिसीजन लेने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही इससे डिले हो कोई वर्क। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है कि हमको किसको जवाब देना है। आप हमेशा याद रखिए अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, जवाबदेही, हमें किसको जवाब देना है, क्योंकि इसमें सब क्लियर रहता है। सर में क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट बनाया गया प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके हेड टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाए गए, तो उसमें आपको क्या रहता है, अकाउंटेबिलिटी देने में आपको इजी वे होता है, आपको पता है कि हमको किसको जवाब देना है और किससे हमको क्या लेना है, मतलब कौन हमको डिसीजन देगा, कौन हमें हमारी बातों को सुनेगा, ये सभी चीजें हमको इसमें क्लियर होती है। अगर बुक का है तो बुक का भी पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिपार्टमेंट इजली be assist and you can hold the department accountability for a non accountability objective। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो आप इस स्ट्रक्चर में परफॉर्म्स करते हैं इंडिविजुअली डिपार्टमेंट, तो आपको इजी वे होता है आपको अपने अकाउंटेबिलिटी को पहुंचाने में, अपने जवाब को पहुंचाने में। आप लोग को स्कूल से रिलेटेड हम आपको एग्जांपल ही दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को आप प्रॉब्लम होता है तो आपको पता है कि हम मैम से बोलेंगे तो मैम क्या करेंगे, हमारे प्रॉब्लम को सुनेंगे, सॉल्व होगा। आपको पता है कि हमको किससे हमको बात करनी पड़ेगी, तो हम बात करेंगे अपने ऊपर हेड से, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो इसी तरीके से आपको इसी तरह हर डिपार्टमेंट के जो भी प्रोडक्ट है उनको पता है कि हम किससे बात करेंगे अपने सुपीरियर से कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। ये समझ में आ गया आपको। अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ये होती है कि जो आपके पास डिसीजन मेकिंग लीड टू फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें जो भी आपके डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम, जो भी डिसीजन लेते हैं वो क्या हो जाता है कि फास्ट होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तुरंत लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लचीला है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो बातें हैं, जो हमारा रूल्स है, अगर मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स बना करके दिया है आपको, तो आपका रूल्स कुछ है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका वर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत अपने हेड्स को बताएं, हेड्स तुरंत उस बात को अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से बताएगा, तो जिससे क्या होगा, आपका डिसीजन चेंज हो सकता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं कि जो भी वर्क है हमारा बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है डिसीजन के थ्रू, वही हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लास्ट वन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब नए नए डिपार्टमेंट आपको बन गए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, एक्सपेंशन और ग्रोथ आपकी ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा, जिससे मैनेजमेंट क्या होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, वो बढ़ेगा। लास्ट जो पॉइंट है आपका फाइव, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब आपका हर एक मैनेजमेंट, हर एक चीजें आपकी सिस्टमेटिक वे से है। आप देख रहे हैं कि हमारा हर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से रन कर रहा है, हर ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो फुलफिल हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत दूरी तक फैलेगा, मतलब मार्केट में बहुत उसका बहुत ज्यादा होगा। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ग्रोथ भी करेगी, प्रॉफिट भी अर्न करेगी, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी स्कूल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी हॉस्पिटल को देखिए, जब तक उनका जो मैनेजमेंट है वो अगर अच्छे ढंग से है, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ग्रोथ करते हैं, एक्सपेंशन। आप उनको बहुत दूर दूर से लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट होता है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या होती है कि जब आपका मैनेजमेंट और आपकी इफिशियंसी दोनों अच्छी होती है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ भी करता है और मतलब बहुत दूर तक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में वो फैलता है।
ये चीजें आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक्सपेंशन भी होता है, ग्रोथ भी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपका मोर सोर्सेज रिक्वायर्ड। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। कॉन्फ्लिक्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट। ये आपके डिसएडवांटेज है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझ, सारे जो भी हम पॉइंट्स दिखाते जा रहे हैं आप नोट्स बनाते भी जाइए, नोट भी करते जाइए और इसको एक्सप्लेन करके लिखना सीखिएगा। एग्जाम में बस पॉइंट्स लिखने से नहीं नंबर मिलेगा, उसमें आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन देना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप उसका मीनिंग बताइए, उसका डिफिनेशन, एक ऑथर का नाम मतलब स्टेटमेंट दीजिए और फिर उसके बाद 1-2 पॉइंट डाल सकते हैं अगर 3 नंबर का है तो। अगर आपको 8 नंबर के ज्यादा नंबर के आ रहे हैं तो आपको 7-8 पॉइंट डालना जरूरी है। उसके बारे में मीनिंग बताइए, डिफिनेशन बनाइए, फिर उसके बाद स्टेटमेंट दीजिए और आपको 8 या 7 पॉइंट देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर ज्यादा क्वेश्चन है मतलब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया? ये सारे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब हर डिपार्टमेंट आपको बना है अलग अलग, तो हमको रिसोर्सेज भी क्या है, ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब अगर आप मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिसोर्सेज भी तो उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। अगर आप 60 बना रहे हैं तो 60 से के सारे जो प्रोसेस है, रॉ मटेरियल है या आपके टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें चाहिए आपको। अगर मोटर्स आप बना रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड जितने टूल्स हैं, मैकेनिज्म है, लेबर है, मतलब हर चीज आपको चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा जाते हैं। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट only and they fail to keep themselves as a part of a one common organization। अब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मान लीजिए साल्ट ही बना रहे हैं, तो साल्ट वाले डिपार्टमेंट सिर्फ अपने साल्ट पे फोकस करेंगे, उसके सारे जो डिपार्टमेंट वो अदर क्या प्रोडक्ट बन रहा, अदर प्रोडक्ट के बारे में वो उतना फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही वो फोकस करेंगे। जैसे इससे भी आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, पता चला कि उस डिपार्टमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन है जो इससे मैच हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है कि उसको हम मतलब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने में ही रहते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम रहती है, आप इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर पाते हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि अगर आप वन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। सर है। और थर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। हर एक देखिए, जितना बड़ा आप देखते हैं आपके घर में जितने सदस्य रहेंगे उतना झगड़ा होता है। सर में उसी की तरह है ऑर्गेनाइजेशन, जितना एक्सपेंशन रहेगा तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट होने का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप एक घर में देखते हैं पापा है, मम्मी है हमारे, तो उसमें झगड़े कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कम मेंबर्स होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट भी होने का प्रॉब्लम कम होता है। जितना नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होंगे तो आपको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट झगड़े होना जाहिर सी बात है। तो उसी तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट में टकराव होना। फोर्थ है इंक्रीज इन कॉस्ट। अब कॉस्ट आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉस्ट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। समझ में? क्योंकि आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे आपको कॉस्ट भी आपके इंक्रीज होंगे।
जैसे आपके पॉइंट्स बुक में क्या है, इट मे बी लीड टू इंक्रीज इन ए कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, providing each division with a separate set a similar function increase expenditure। इसमें कुछ बातें कह रही है, आपको बता रहा है बुक में कि इसमें क्या हो जाता है कि इंक्रीज इन कॉस्ट कैसे बढ़ जाता है, कभी कभी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आ जाता है। अगर आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। आपने एक ही काम को गलती से 2 बार कर दिया, एक ही प्रोडक्ट को गलती से आपने 2 बार बना दिया, पता चला कोई प्रोडक्ट को हमने कई बार बना दिया, हमको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं थी, तो वो आपके इंक्रीज क्या हो जाए, कॉस्ट तो बढ़ेगी। बिजनेसमैन है वो अपना दिमाग लगाए रहेगा कि उसको जो भी नुकसान हुआ है वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट में ऐड करेगा ही करेगा। तो इस तरह आपको 5-4 पॉइंट है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। बेटर एनवायरमेंट नहीं होता है। अब जहाँ आपको ज्यादा सारे डिपार्टमेंट होंगे तो वो आपको बुक में तो 4 पॉइंट दिया है, अपने से भी 2-3 वर्ड जोड़ सकते हैं कि बेटर एनवायरमेंट नहीं हो पाता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, सभी लोग कोऑर्डिनेट नहीं हो पाते हैं, और कंट्रोल नहीं हो पाता। ये सब चीजें आप अपने से भी 1-2 पॉइंट डाल सकते हैं। अगर ज्यादा आपको ज्यादा नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2-3 पॉइंट आप अगर पढ़े रहेंगे तो अपने से भी डाल सकते हैं। सही में, तो ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, इसी के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी खत्म हो गया इसके। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हम बता देते हैं, ये सुटेबिलिटी के लिए पॉइंट्स है कि जो आपको मतलब पॉइंट्स रहेगा इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो हम आपको इसी तरह बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और ए डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मल्टी प्रोडक्ट and different line of product। मल्टी प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, समझना, मल्टी प्रोडक्ट मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट। ये आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, सभी जो प्रोडक्ट है उनके मतलब अलग अलग प्रोसेस है, डिफरेंट लाइन है। अब शॉप जैसे बनेगा वैसे ही आपका तो साल्ट नहीं बनेगा, जैसे मोटर कार बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपके साल्ट, तो ये अपने डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उनकी लाइन जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, उसमें अलग रिसोर्सेज चाहिए, इसमें अलग रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल अलग चाहिए, अलग लेबर चाहिए, मतलब हर चीज का एक अलग वे होता है। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन बार बार करें अच्छा होना चाहिए। आपको इससे नहीं मतलब मल्टीनेशनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें क्या हो गया कि हम प्रोडक्ट के क्वालिटी से समझौता कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, नहीं रन कर पाएगा। तो इसीलिए जो आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसका स्पेशलाइजेशन होना इम्पोर्टेंस रखता है, समझे। और फिर इसके बाद यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो अपने से भी आप बना करके लिख सकते हैं। ये सुटेबिलिटी के लिए आपको दिया है कि मतलब आप एग्जाम में अगर ये जो पॉइंट याद भी रहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा खासा पैरा बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपने से। फिर उसके बाद देखिए हम बार बार बता रहे हैं आप लोग कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक टॉपिक आप लोग को हटाया गया है। टॉपिक जो है आप लोग का फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जाम में नहीं आएगा आपके, समझे, ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम चलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन मीन्स पता ही चल रहा होगा, अथॉरिटी मीन्स भी पता चल रहा होगा कि अगर आपको जो अथॉरिटी है
वो क्या कर देते हैं, हम हर एक लेवल के मैनेजमेंट में थोड़ा ट्रांसफर कर देते हैं, ज्यादा नहीं मतलब सम, क्योंकि सारा तो आपको अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की है, जो आपके बिजनेस के ऑनर है उनकी सारी अथॉरिटी है, लेकिन हर डिसीजन के लिए सभी लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटी जो होता है हम नीचे वाले जो भी आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं या मिडिल में करते हैं, उन सभी लोग के पास थोड़ी थोड़ी हम क्या करते हैं, अथॉरिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इतना नहीं है कि वो पूरे वर्क को एक साथ खुद कर सके, तो इसीलिए अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर, बुक में कुछ पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। In every organization, manager is at a lot of work, and manager alone cannot be perform all the work. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत सारे वर्क होते हैं, असल में बहुत सारे वर्क होते हैं, जिसको क्या होता है कि आपका मैनेजर जो होता है वो अकेला इसको परफॉर्म नहीं कर पाता, इसको पूरा नहीं कर पाता है। He divided the work into different individually work under him according to their qualification and they get the work done from them। अब क्या करते हैं कि जो वर्क है वो आपको डेडिकेट कर देता है जो क्वालिफाई हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लेबर को अथॉरिटी दे दें, अब लेबर के जो हेड को बनाया गया है उसके पास तो क्वालिफाई होगा ही क्वालिफिकेशन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसको हेड बनाते हैं ना, तो किसी को भी तो हेड बना नहीं देते हैं। अब लेबर है तो उसमें हो सकता है कुछ लोग अच्छे पढ़े लिखे हों, क्वालिफाइड हो, या कुछ लोग लेबर मैक्सिमम आप लोग देखते हैं कि इलिटरेट होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका हेड होगा तो जरूर क्वालिफाइड होगा, या आपको हो सकता है कि उसके पास नॉलेज होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसको कुछ अथॉरिटी उसको प्रोवाइड कर देते हैं। The manager being with a sharing of a responsibility with subordinate। मैनेजर क्या करता है कि अपने जो भी अथॉरिटी है उसको सबऑर्डिनेट को क्या करता है, शेयर करता है। The deliberate pass some of his responsibility his subordinate after passing the responsibility the manager also shares some his authority power to make a decision with his subordinate so that responsibility can be carried on properly to make sure that his subordinate perform all the work effectively and efficiently expand manner the create accountability whole process is known as a delegation। ये सभी प्रोसेस को क्या बता रहे हैं कि डेलीगेशन है। देखिए हम अगर अपने वर्क को अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव तरीके से या हम ज्यादा प्रॉफिट या उनके प्रोडक्ट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमको अथॉरिटी डेलीगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम सोल प्रोप्राइटर तो है नहीं कि छोटा सा दुकान खोल दिए हम ऑनर हैं हम ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ आप अकेले उस वर्क को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके वर्क जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब आप ही लेबर का भी काम नहीं कर पाएंगे, आप लेबर का भी डिसीजन नहीं मतलब देख पाएंगे, हर जगह आप नहीं पहुंच सकते। तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट के हेड को हम थोड़े थोड़े से वर्क अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता है। ये डेलीगेशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब डेलीगेशन के आपके जो है वो डेलीगेशन के जो आपके एलिमेंट है वो 3 टाइप्स के एलिमेंट है। सर मैम डेलीगेशन की एलिमेंट है 3 है। पहला है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड है आपका अथॉरिटी, थर्ड है आपका अकाउंटेबिलिटी। ये आपके थर्ड 3 एलिमेंट है। ये बार बार आपसे क्वेश्चन जब होगा जब आपको एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे पूछ सकता है कि आप डेलीगेशन के एलिमेंट्स बताइए और उसको क्या करिए एक्सप्लेन करिए। समझ, क्योंकि एलिमेंट इम्पोर्टेंस है, ये आपके भी क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ
तो आपको हम आज रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता देते हैं और जो जो एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बता देंगे। समझ? तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि हमने बोल दिया है कि कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, हम हमको अभी नीचे काम आ गया तो हम एक स्टूडेंट को खड़ा करेंगे और उसको हम देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जब तक हम ना आए आप सभी बच्चों को हैंडल करिए, सभी स्टूडेंट को। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि मैम ने बोला कि उनको सभी बच्चों को वो हैंडल करना है। सर मैम, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बच्चों को हैंडल करेंगे। मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटी भी देते। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले के टॉपिक में बताए थे कि आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ही अथॉरिटी भी होनी चाहिए। सर ना, दोनों में आपको क्योंकि अथॉरिटी रहेगी तभी आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर सकते हैं। हो सकता है कोई डिसीजन लेना पड़े, कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम उनको क्या करेंगे, जिस स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि जब तक हम नहीं आएंगे आप बच्चों को हैंडल करिए, तो हम कुछ अथॉरिटी भी दे के जाएंगे उनको कि हाँ कुछ बच्चे हैं, अगर सोल्व करेंगे तो आप यहाँ नाम लिखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, या आपको कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे दीजिएगा, सॉल्व करते रहेंगे बच्चे। तो ये क्या हुआ, उनको थोड़ा सा अथॉरिटी भी दे दिया उनको। तो यही आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेते हैं। Responsibility means work assigned to an individual. It includes all the physically and mentally activities to perform by the employee at a particular job position. The process of a delegation being when the manager passes on a sum of his responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. और उसमें यही बता रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम किसी पर्सन को वो वर्क देते हैं फिजिकली या मेंटली परफॉर्म करने के लिए, तो उस जॉब पोजीशन में क्या होता है कि उसको हम मैनेजर क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास करता है। सर में तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका है कि डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के थ्रू होती है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम प्रोवाइड करेंगे। जिसमें इसमें फीचर में एक दो पॉइंट ऐसे ही बता दिया गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द डिजाइन ड्यूटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसलिए देते हैं कि वो जो अपने जॉब को है वो परफेक्ट तरीके से वर्क कर सके, इसीलिए हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ओवरऑल सभी चीजों का कहने का मतलब यही है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क होते हैं, जो भी पर्सन को वर्क करना पड़ता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वर्क को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। It derives from subordinate relation because subordinate is bound to perform the duty signed by his superior. अब इसे बॉन्डिंग ही बता रहा है कि जो आपके सुपीरियर है सबऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉन्डिंग भी रहेगी, एक दूसरे को वो समझ सकते हैं। समझ में? फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो होता है, क्योंकि इसमें जो सबऑर्डिनेट होता है, जो आपका सबऑर्डिनेट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। जो आपका सबऑर्डिनेट होता है हमेशा सुपीरियर को अकाउंटेबिलिटी करने के लिए करता है। तो ये आपका क्या होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपवर्ड को फ्लो करती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओवरऑल आपको पॉइंट्स हम रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या इसमें मेन मतलब चीजें कहने को कह रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम किसी को असाइन करते हैं ड्यूटी या जॉब देते हैं या वर्क करते हैं कोई भी, तो उनको हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि जिसकी वजह से उनको वर्क करने में आसानी रहे, वो इफेक्टिव तरीके से वर्क को करें, हर एक चीज को वो डिफाइन कर सके। सर मैम, तो इसी के साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।